कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल टू 10th जून का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है इंडिया इज़ ऑल सेट टू बिकम यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। तो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए अभी इलेक्शन होने वाले हैं, जिससे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो परमानेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स का हर 2 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंडिया इज़ ऑल सेट टू बिकम नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द 8th टाइम। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इलेक्शन जून 17 को होंगे। अब पता नहीं कैसे करेंगे, वर्चुअल इलेक्शंस होंगे शायद। ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इलेक्शन किए जाते हैं। किसके लिए? यूएनएससी के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो इंडिया इज़ द सिंगल कैंडिडेट इन द एशिया पैसिफिक ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है भाई। एक जना यहाँ से उठा लेंगे, एक जना यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वैसे ही वहाँ पे ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो हाउ आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड? ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ 10 फॉर अ 2-year टर्म। ठीक है, तो 2 साल की टर्म के लिए हर साल इलेक्शन होता है, जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे होती है? 10 सीट डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, 5 तो होती हैं अफ्रीकन रीजन के लिए, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए प्लस एशियन के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि 3 तो अफ्रीका को मिलती हैं और 2 एशिया को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है। एक सीट ये, जैसे 3 और 2 है ना, तो एक सीट अरब के लिए, अरब कंट्रीज़ के लिए फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 5 सीट्स तो यहाँ हो गई। 1 फॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन लगा लो, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब किया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, या फिर रशिया लगा लो। ठीक है, रशिया तो खैर परमानेंट मेंबर्स है। तो छोटे मोटे जो कंट्रीज़ हैं, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान वगैरह। ठीक है, एंड 2 फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज़, जो कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पे, एंड लैटिन अमेरिका जहाँ पे पहले लैटिन अमेरिका बोला जाता था। तो 2 सीट्स उनके लिए, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, वहाँ पे हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ के लिए रिजर्व्ड होती है। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको। एंड द अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक टेक्स टर्न एवरी 2 years टू पुट अप अरब कैंडिडेट। तो भाई अरब कैंडिडेट को भी हर 2 साल में एक बार पुट अप करते हैं कि भाई देख लो अगर आप सहमत हो तो इससे। तो इलेक्शंस क्या होता है कि भाई पहले हर एक कंट्री अपना अपना कैंडिडेट बताता है कि भाई इस साल एशिया पैसिफिक, सब एशिया पैसिफिक में एशिया में कम थोड़ी है। ठीक है, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उसमें बताता है कि भाई चाइना तो खैर परमानेंट है, तो श्रीलंका से हो गया। ठीक है, या फिर जो भी साउथ ईस्ट नेशंस है वहाँ से वो बोलेंगे हम तो अपना करेंगे। बट ऐसा होता है कि सबको सहमति दिखानी होती है। ठीक है, तब जाके एक कैंडिडेट को रखते हैं वो वहाँ पे। ठीक है, तभी तो जो ये सारे ग्रुप्स है उसमें से 10 लोग आएंगे एंड फिर इलेक्शन होगा। ठीक है, तो वोट्स कैसे किए जाते हैं? इरिस्पेक्टिव वेदर कंट्री इज़ अ क्लीन स्लेट कैंडिडेट। मतलब कि मतलब वहाँ पे चलो माना कि आपसी सहमति है उनकी, एंड क्लीन स्लेट मतलब पूर्ण बहुमत जैसे कहते हैं, एंड एंडोर्स्ड बाय इट्स ग्रुप। मतलब जो मान लो एशिया वाला ग्रुप है, ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोप वाला है, उन्होंने अपना स्टेलमेट कर दिया, हमारा ये कैंडिडेट है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्शंस होता है, तब जाके वो बनता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपको 2/3 ऑफ द वोट सिक्योर करने पड़ेंगे सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, मियर क्लीन स्लेट कैंडिडेट डजंट इंश्योर योर सिलेक्शन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, तो 193 टोटल मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के, तो उसमें से 129 वोट्स चाहिए होती है फॉर 2/3 वोटिंग। ठीक है, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वन ऑफ द मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर डील करता है। ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस को देखता है, इंटरनेशनल सैंक्शंस को देखता है, कहाँ लगाने चाहिए कहाँ नहीं, तो मिलिट्री एक्शन बताता है भी कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं, एंड ओनली यूएन बॉडी जो एक बाइंडिंग रिजोल्यूशंस टू द मेंबर स्टेट इशू कर सकती है। नॉट इवन जनरल असेंबली हैज़ दिस पावर, बट ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही पावर है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशंस की, भाई ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना एंड यूएसए। ठीक है, 5 ये हैं, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो टोटल 15 मेंबर्स हैं। एंड ये परमानेंट मेंबर्स के पास पावर क्या होती है? वीटो कर सकते हैं कि भाई नहीं, मुझे नहीं सही लग रहा, तो कल अगर मान लो चारों की सहमति होगी और एक ने मना कर दिया तो भी वो चीज़ रद्द हो जाती है। मतलब वीटो, टोटल पावर, एब्सोल्यूट पावर होती है इनके पास। ठीक है,
तो देन इज़ अबाउट प्रपोज्ड रिफॉर्म्स, तो क्या बोलते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, अब जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज़ है तो वो कुछ तो बोलते ही होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए। वो बोलते हैं कि भाई जो मेंबरशिप की कैटेगरीज हैं उनको बढ़ाओ पहले तो, ठीक है, जो 15 ही हैं उन सीट्स को वाइडन करो, ठीक है, एंड प्रॉपर रीजनल रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। हम ये हर बार एक सा अरब को दे देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं है, तो आप 16 सीट बना दो, ठीक है। एंड क्वेश्चन ऑफ द वीटो, भाई पहली बात तो वीटो वाली बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास अगर ही वो वीटो कर देता है बहुत सारी चीज़ों पे, चाइना हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, वो वीटो करते रहते हैं और कोई चीज़ पास नहीं होती, तो ये वीटो वाली चीज़ अब हट जानी चाहिए, या फिर वीटो वाली चीज़ नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी एक्सटेंड कर देनी चाहिए। एंड साइज ऑफ एन लार्ज काउंसिल के लिए भी बोला जाता है, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली की रिलेशनशिप के बारे में भी कि भाई जनरल असेंबली को भी एडिक्वेट पावर्स देने चाहिए। सो दीज वाज प्रपोज्ड रिफॉर्म्स बाय द स्टेट्स जो इनके मेंबर्स हैं। देन इज़ अबाउट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इस बार आप क्या करो, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करो टेक्निक। हम देखेंगे क्या टेक्निक है, क्योंकि अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस चले गए अपने यहाँ पे जहाँ से आते हैं, ठीक है, मान लो बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, तो वो वापस चले गए, तो इसीलिए अभी ये है कि राइस उगाने का टाइम है, तो वो है नहीं, तो कैसे उगाएंगे, तो सरकार ने बोला है हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस उगाएंगे। इसमें क्या होता है, प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल्ड इनटू फील्ड, ठीक है, ट्रैक्टर की मदद से जो पहले ही जर्मिनेट करी जाती है, मतलब सीडलिंग से बना दी, उनको पानी में डाल के जर्मिनेट करके और उनको डायरेक्ट फिर ड्रिल कर दिया जाएगा इनटू द फील्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले आपको मतलब ज़मीन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पहले पानी वानी डाल के कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ आपको लेवल करना पड़ेगा, ठीक है, एंड एक बार उसको घुमा देना पड़ेगा ताकि मतलब टिलिंग जिसे कहते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा एंड एक ही बार आपको लेवल करना पड़ेगा फील्ड को, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड से अलग कैसी है, जो कन्वेंशनल मेथड है वो ट्रांसप्लांटिंग पैडी है, ठीक है। इसमें पहले नर्सरीज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। In transplanting paddy, farmers prepare nurseries where paddy seeds are first sown and raised into young plants, ठीक है। तो ये है कि ये वाली जो चीज़ है ये डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि पहले उसको पूरा प्रिपेयर करेंगे, मैं बता देती हूँ, पूरा प्रिपेयर करेंगे एंड फिर उसमें राइस सीडलिंग्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जब तक वो सीडलिंग राइस की सीड्स ग्रो करेंगे, ठीक है, तो जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती तब तक उसको कॉन्टीन्यूस इरीगेशन पानी देना पड़ेगा, ठीक है, एंड हर्बिसाइड्स वगैरह सब डालनी पड़ेंगी। तो ये ट्रांसप्लांटिंग पैडी जो नई टेक्निक है इसमें ओवरकम हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले ही जो नर्सरी सी बेड है, मतलब छोटे एरिया में उसको उगाया जाता है, मतलब उतना पानी दिया जाता है, ठीक है, एंड वो छोटा सा पौधा, इतना मान लो इतना पौधा बन जाता है, फिर जाके उसको मेन फील्ड में लगाया जाता है, ठीक है। एंड इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। पहली बात वाटर सेविंग होती है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, आपको पूरा उसको फ्लडेड कंडीशंस में रखना पड़ता है पानी के अंदर, पर इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 21 दिन के बाद ही पानी देना पड़ेगा, तो पानी की सेविंग होगी, अच्छी बात है, क्योंकि पंजाब हरियाणा वाला रीजन ऑलरेडी ही ग्राउंड वाटर में स्कैर्सिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे, एंड लेस लेबर की ज़रूरत होएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब ट्रैक्टर द्वारा हो रहा है, जो भी ड्रिल किया जाएगा, तो लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी। हर्बिसाइड्स की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से लगेगी, एंड मीथेन एमिशंस कम होगा क्योंकि फ्लडिंग पीरियड शॉर्टर होगा एंड सॉइल डिस्टर्बेंसेस कम होंगे। एंड लिमिटेशंस क्या है, हर्बिसाइड्स पहली बात कम है, एंड जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो एडिक्वेट नहीं है कुछ सारे फार्मर्स के लिए। सीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत सारी सीड्स ख़राब भी होंगी, कई सीडलिंग्स नहीं बन पाएंगी, तो 1 एकड़ के हिसाब से आपको पहले 4 से 5 किलो लगते थे, अब 8 से 10 किलो, मतलब टोटल डबल ही लगेगा सीड रिक्वायरमेंट। तो सरकार देख सकती है कोई सब्सिडी दे सीड रिक्वायरमेंट में। एंड फर्दर लेज़र लैंड लेवलिंग इज़ कंपल्सरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लेज़र लैंड लेवलिंग करनी पड़ती है। ये क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जो लेज़र लाइट की मदद से वो उसमें डाटा फिट होता है कि भाई मैंने इतना मतलब वो लैंड को सेटल कर देना है, ठीक है, तो इतना लेवल कर देना है। लेवल में क्या करते हैं, थोड़ा एक स्लोप, मतलब मान लो छोटा सा स्लोप कर देते हैं, इतना सा, ठीक है, जिसमें पानी इकट्ठा रहे, तो इतना स्लोप करते हैं, वो लेज़र की मदद से करते हैं, लेज़र लाइट की मदद से पहले ही उसमें अटैच होता है। तो ये मान लो ट्रैक्टर है, ठीक है, ये ट्रैक्टर है, ये 4 पहियों वाला, तो इसके पीछे ये लेज़र वाली चीज़ अटैच होती है एंड फिर यहाँ से वो लेवलिंग करता जाता है, ठीक है। तो लेज़र लैंड लेवलिंग की ज़रूरत होती है इसमें, इस मेथड में, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड सोविंग सीड्स को टाइमली करना पड़ेगा बिफोर द मानसून रेन अराइव्स, मानसून से पहले करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की ये एडवांटेजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप एक ऑल्टरनेटिव मेथड इसको मेंस में कोट कर सकते हैं। देन इज़ अबाउट शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। अब सभी तुक्का मार रहे हैं कि भाई कैसी हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी।
ठीक है, यूनानिमसली तो सब यही बोल रहे हैं कि भाई श्रिंक तो होगी, ठीक है। तो रेंज कितना वैरी बोलते हैं कि -4 से -14 तक, ये 14% तक ये श्रिंक कर सकती है, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी आइडियल शेप, सबसे पहले शेप्स, वेरियस शेप्स ऑफ इकोनॉमी बताया है, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में है। तो जेड शेप इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, कि भाई जेड शेप्ड है, ठीक है। इस तरीके का जेड शेप्ड है कि भाई ये पहले नीचे गई और एक फीनिक्स की तरह, एक पंछी की तरह फटाफट ऊपर आ गई, एंड ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये जेड शेप है। तो ये अगर बेस्ट होगा, या अगर हमारी इकोनॉमी ऐसे आएगी, तो देयर इज़ अबाउट वी शेप। वी शेप में क्या होता है, अगर ये यहाँ पे नीचे गई, डिप्रेशन में गई, ऊपर गई, पर ये ऊपर जाके मतलब बूम नहीं आया, एक नॉर्मल ट्रेंड जो पहले था वैसा ही चलता आया, तो ये वी शेप्ड है। देन यू शेप, यू शेप सिनारियो में क्या होता है, डिप्रेशन आया, वो डिप्रेशन काफ़ी टाइम तक चला, फिर जाके उसमें एक नॉर्मल ट्रेंड आया, ठीक है। तो ये यू शेप्ड रिकवरी है, मतलब काफ़ी टाइम तक उसमें डिप्रेशन ही रहेगा। देन डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी क्या है कि यहाँ पे ये काफ़ी डेंजरस है, ग्रोथ एंड फॉल राइज करती रहती है। मान लो यहाँ पे फॉल कर रही है, डिप्रेशन आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, ठीक है। थोड़ा इन्फ्लेशन सरकार लाने की कोशिश करेगी, कामयाब नहीं होगा, फिर से डिफ्लेशन आएगा, फिर थोड़ा आएगा, एंड फिर एक नॉर्मल ट्रेंड चालू होगा। देन एल शेप्ड रिकवरी, एल शेप में क्या होता है, वर्स्ट केस सिनारियो है कि भाई वो फॉल तो किया ही किया, पर ये नॉर्मल ट्रेंड से बहुत नीचे चला गया, ठीक है। एंड ये लॉन्ग टाइम तक भी रिकवर नहीं करती। देन इज अबाउट जे शेप रिकवरी, ठीक है। ये अनरियलिस्टिक सिनेरियो है कि भाई वो पहले तो डिक्लाइन किया बहुत ज़्यादा, पर एकदम इतना ऊपर उठा, एंड वो वहाँ पे रहता ही रहता है, मतलब ऊपर ही ऊपर जाया जाता है। तो ये काफ़ी अनलाइकली है कि आफ्टर कोरोना, आफ्टर मैथ ये चीज़ें होगी, जे शेप रिकवरी। वी होप कि हमारी जेड शेप रिकवरी हो सके, एंड विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट दैट। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है, शेप ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ जीडीपी प्रिंट्स, जो सरकार मॉनिटरी मेजर्स लगा रही है, ठीक है। एंड कंज्यूमर इनकम कितना है, लोगों के हाथ में पैसा कितना है खर्चने के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। दैट इज़ अबाउट राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एंड इम्पॉर्टेंस। तो पैंडेमिक में क्या हुआ, एक अच्छी चीज़ हुई है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बढ़े हैं बहुत ज़्यादा। मंथ ऑफ मई में फॉरेक्स रिजर्व जम्प्ड बाय $12.4 बिलियन टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $493.48, ठीक है। तो देख लो कितना ज़्यादा बढ़ गया है बाय द एंड ऑफ मई। तो मई में इतना फॉरेक्स रिजर्व आ गया, तो देखो भाई कैसे आया, वो सब इसमें बताया जाएगा। स्टडीली इंक्रीज़ हुआ है, जो 1991 में उसमें तो बिल्कुल ही 5.8 बिलियन डॉलर्स होते थे, अभी तो हमारा काफ़ी बढ़ गया है, पहले तो 12 था और अभी 493 हो गया, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व होते क्या हैं, एक्सटर्नल एसेट्स होते हैं, मतलब बाहर की देशों से जो आई हुई इनकम होती है, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड या स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF की मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ड्राइंग राइट्स होते हैं, जो कोटाज होते हैं, जिससे बेसिकली हमारे पास कि भाई हमारे पास कितने फॉरेक्स रिजर्व है, कितना हमारे पास इंटरनेशनल मनी है, उसके बेसिस पे एक राइट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की कितनी आपकी वोटिंग पावर है IMF में, ठीक है। एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स जितने हैं आपके पास, वो आपकी फॉरेक्स रिजर्व बनाते हैं, जैसे कि FDI, FPI, ठीक है, कि भाई आपने दूसरे देश की, FPI मतलब दूसरे देश की कंट्रीज़ के कितने बॉन्ड्स हैं आपके पास, शेयर्स कितने हैं, कितना हिस्सा है आपका उनकी कंपनीज में, कितना आपने इन्वेस्ट किया है, एंड ये कौन कंट्रोल करता है, RBI। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, सबसे पहले तो जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ₹1 कितने डॉलर के बराबर होगा, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस इन पॉलिसीज़ फॉर मॉनिटरी, कि भाई लोग हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें, उनको दिखेगा कि भाई हाँ थोड़ा ठीक ठाक काम करे, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे ना। एंड इट विल ऑल्सो लिमिट एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, कि भाई अगर मान लो किस दिन डॉलर का दाम बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, या वहाँ की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तो हमारे यहाँ पे चीज़ें बैलेंस रहेगी, एंड हम एब्जॉर्ब शॉक कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी इस चीज़ के लिए। तो वाई आर फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग, हम स्लो डाउन तो है, पर ये राइज क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि राइज इन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। हमारे जो इंडियन स्टॉक्स है वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, उनको ये उम्मीद है कि ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम कम, पहले से कम हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि लोग वहाँ पे पैसा खर्चा कम कर रहे हैं, एंड अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार को कम पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि हम मेजरली अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो सरकार को कम पैसा देना पड़ रहा है, वो डॉलर्स में पैसा देती है, तो वो पैसा कम देना पड़ रहा है, इसीलिए वो रिजर्व्स बच गए, इसलिए जो डॉलर्स हैं वो बच गए, एंड वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में काउंट हो गए। ओवरसीज रेमिटेंस आ रही है, लोग जो बाहर से आ रहे हैं, एंड वो अपने पैसे वैसे तनख्वाह वंखा लेके आ रहे, जो भी अपनी सेविंग्स थी, तो वो रेमिटेंस भी इसमें लागू हो गई।
तो सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे टाइम पे ये चीज़ें हुई है. इट इज़ अ बिग क्वेश्चन इन एन इवेंट ऑफ एनी क्राइसिस इन इकोनॉमिक फ्रंट. एंड हमारा जो रूपी वर्सेस डॉलर का जो है स्टेटस वो स्ट्रेंथन होगा इससे. एंड रिजर्व्स प्रोवाइड अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू मार्केट्स. तो लोग बाहर से आके और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे. तो ये हमारी जो इंटरनेशनल फोरा पे हमारी जो इमेज है इकोनॉमिकली वो अच्छी होगी. तो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व रखे कहाँ होती है? आरबीआई के पास कौन सी तिजोरी है जहाँ रखे होते हैं? तो आरबीआई का एक्ट 1934 का वो कहता है कि आपको इसको वेरियस थिंग्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ पे आपको इस तरीके में इन्वेस्ट करना होगा. मतलब हमारे पास जितने डॉलर्स हैं, मतलब $10 हैं, तो मैंने किसी यूएस की बैंक में वहाँ पे या फिर लोगों को ट्रेजरी बिल के रूप में दे दिया, ठीक है. तो टी बिल्स के रूप में उनको दे दिया एंड फिर उस पर रिटर्न आपको देना होता है उनको. तो ट्रेजरी बिल्स के रूप में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है. 28% फॉरेन सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करके रखा है जिस पर इंटरेस्ट आता रहता है, ठीक है. एंड कॉमर्शियल बैंक्स पे भी रखा है. एंड इंडिया में गोल्ड की फॉर्म में भी रखा है कुछ. तो ओवरसीज़ जो बैंक्स है वहाँ पे एंड कुछ हमारे यहाँ की मार्केट में. तो इस तरीके से इसको रखा जाता है. कोई स्पेशल तिजोरी नहीं है, ठीक है. 64% तो ट्रेजरी बिल्स वगैरह की मदद से एंड फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में उसको रखा जाता है. देन इज़ अबाउट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है. तो अर्पित क्या है भाई? एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन. किसने बनाया है? आईएएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने. तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कि भाई जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है विद इन्फेक्शियस डिजीज़, जो है एल्टीट्यूड वगैरह, मान लो कोई रहता है ऊंची लेह लद्दाख वाले रीजन में जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है क्योंकि बॉर्डर सील है कई जगह की, तो वहाँ से लोगों को लेके आने में ईजी रहेगा. ट्रांसपेरेंट एंड ड्यूरेबल कास्ट फॉर इन्हांस्ड पेशेंट्स विजिबिलिटी, ठीक है. तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट है, ठीक है. सपोर्ट्स इन्वेजिव वेंटिलेशन यूजिंग ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है जिससे मतलब मोबाइल है उसको इससे डिप्लॉय किया जा सकता है. इन्वेजिव वेंटिलेशन भी कराई जा सकती है, मतलब थोड़ा सर्जरी करके, छोटी मोटी सर्जरी करके ही इसमें मतलब एक डॉक्टर को बिठा के ले जाएंगे एंड वो लोग इसको यहाँ से फिर ले आएंगे, ठीक है. एंड फिल्टर्स वगैरह होते हैं इसमें. तो अच्छी चीज़ है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. आइसोलेशन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. देन कैट के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई थी 1985 के एक्ट में एंड उसके तहत आर्टिकल 323A इंसर्ट किया गया था, ठीक है. एंड फंक्शंस क्या हैं? ट्रिब्यूनल एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज. जो भी पब्लिक सर्विस से अपॉइंट हुए हैं उनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सबको ये एड्रेस करता है, ठीक है. एंड जो भी यूनियन के अफेयर्स हो गए या स्टेट के या लोकल अथॉरिटीज़ के विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो उसको सबको देखता है. इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन आता है इसमें? एक चेयरमैन होता है एंड मेंबर्स होते हैं जिसमें से आधे तो जुडिशियल होते हैं और आधे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं. तो कभी आ जाए तो कैट में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, तो नहीं. चेयरमैन इसकी कौन है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ये दो क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं इसमें. और तीसरा इसके आर्टिकल से रिलेटेड 323A आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, ठीक है. तो कोविड बीप ऐप के बारे में देख लो. ये फर्स्ट इंडिजिनस वायरस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को नापती है कोविड-19 पेशेंट्स के. तो ये क्या मदद करती है? मतलब कि जैसे नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर होता है मेजर करने के लिए, मतलब सिर्फ ये ऐसी ऐप है, मतलब मोबाइल है पहली बात तो, ठीक है, वायरलेसली चलती है, ठीक है. इससे क्या होगा कि उनका बीपी वीपी सब मेजर हो जाएगा, टेम्परेचर वेम्परेचर बिना हाथ लगाए. तो क्या होगा कि सिर्फ ऐप के द्वारा ही वो चीज़ें हो जाएंगी, मॉनिटर हो जाएंगी एंड बेसिकली पेशेंट से क्लोज प्रोक्सिमिटी में नहीं जाना पड़ेगा. इस क्या होगा? पीपी बच जाएगा एंड जो भी स्टाफ वगैरह है वो कंटामिनेट होने से बच जाएगा. किसने बनाई है? ईएसआईसी ने, हैदराबाद की कॉलेज ने एंड आईआईटी हैदराबाद ने एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है. तो कोविड बीप क्या है? कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन, ठीक है. तो वाइटल इन्फॉर्मेशन लाइक वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, पल्स, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ये बता देगा. देन नमीशा क्या है? ये इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड अ चांस टू पार्टिसिपेंट एंड आर्ट्स एंथुजियास्टिक टू क्रिएट एंड लर्न फ्रॉम प्रैक्टिसिंग आर्ट्स. तो ऑनलाइन इसमें चलाया जाएगा, ठीक है. एंड ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड सेशंस होंगी ऑन पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स. किसने ऑर्गेनाइज किया है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने, ठीक है. एंड वो अपने जो सिलेक्टेड आर्ट वर्क होगा उसको अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की वेबसाइट है सोहम करके, ठीक है. तो सोहम करके soham.in करके ये वेबसाइट है जिसपे ये
अपलोड करेंगे, जो ताकि जो आर्ट एंथुजियास्टिक है वो पार्टिसिपेट कर सके, घर बैठे बैठे बोर ना हो, ठीक है। तो गैरसैंण बिकम्स उत्तराखंड समर कैपिटल, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर की तरह पहले जम्मू कश्मीर में 2 कैपिटल्स होती थी, तो सेम केस उत्तराखंड ने, तो उन्होंने अपनी समर कैपिटल बनाई है गैरसैंण, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट कहाँ बैठती है, देहरादून में, जो कि विंटर कैपिटल है। तो ध्यान रखना, देहरादून विंटर एंड गैरसैंण इज समर कैपिटल। देन इज़ अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, कोट किया जा सकता है इजीली मेंस में। इससे क्या होगा, अथॉरिटीज़ रियल टाइम जो हज़ार्डस वेस्ट है उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकेंगी, जीपीएस या जो भी चीज़ उसमें लगाएंगी, ठीक है। तो उससे वो पता चल जाएगा हज़ार्डस वेस्ट कहाँ जा रहा है, हज़ार्डस कौन सा हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट, इस तरीके का, तो वो पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है। प्लेटफॉर्म कौन हैंडल कर रहा है, आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। जो वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो हज़ार्डस कैटेगरी का है, वो पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है एंड कैसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।